निक। नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। हमारा विशेष कार्यक्रम जहां छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में धान की बर्बादी पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस धान के कटोरे का लगभग 15% धान बर्बाद हो जाता है। कभी चूहे खा जाते हैं और कभी दीमक लग जाती है, कभी पानी लगने से धान सड़ जाती है। इस बार भी धान की बर्बादी के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जगदलपुर के नियानार धान संग्रहण केंद्र का निरीक्षण किया है और आरोप लगाया है कि करीब 1,46,000 क्विंटल धान सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। दीपक बैज का कहना है कि इस प्रक्रिया में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। पहले धान को गीला होने दिया गया और उसके बाद उस पर काली पॉलिथीन ढक दी गई, जिससे 1,000 करोड़ का धान बर्बाद हो गया। बैज के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बता दें आपको कि दीपक बैज के आरोपों में कुछ सियासत ये बात भाई कहते नजर आ रहे हैं, तो कुछ सच्चाई भी है। लेकिन धान की बर्बादी जब कांग्रेस थी उस वक्त भी नहीं रुक पाई थी। कांग्रेस के 5 साल में लाखों क्विंटल धान बर्बाद हुआ और अब भी हो रहा है। तो फिर लगातार होती धान की बर्बादी की जिम्मेदारी किसकी है और जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदार जवाब देकर पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। 1,40,000 कुंटल को इस सरकार ने इस धान संग्रहण केंद्र में खुलेआम सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 1,40,000 कुंटल पूरी तरह से धान काला हो चुका है। अगर धान है तो मुझे दे दो वहां से। पूरी तरह से खराब हो चुका है। ये पूरा धान खराब हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि इस धान का उठाव नहीं हुआ और इस धान को ढकने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। खुले आसमान में छोड़ दिया गया और पूरी धान खराब हो चुकी है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इतना धान खराब हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? 1,40,000 कुंटल मतलब लगभग 1,000 करोड़ रुपए सीधा सीधा सरकार का नुकसान हुआ है। मतलब मुझे लगता है कि ये धान उठाव नहीं, बल्कि धान खरीदी से लेकर ये ट्रांसपोर्टिंग तक का, यहाँ संग्रहण केंद्र तक का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पूरा धान को भिगोया गया है, खराब कर दिया गया है, ताकि भ्रष्टाचार का परते दब सके, न खुल सके। पात्रता अनुसार किसानों के एक एक दाना धान की खरीदी राज्य सरकार करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी के मामले में शुरू से भ्रम फैलाने का काम किया था कि सरकार की नीयत नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तैयारी नहीं है। और उन सारे भ्रम को निराधार और बेबुनियाद बताते हुए हमारी सरकार ने सुचारू रूप से व्यवस्था की, सुचारू रूप से धान की खरीदी हुई और किसान धैर्य रखे, उनके धान खरीदे जाएंगे, खरीदी जा रही है और खरीदे जाएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे भाजपा प्रवक्ता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहला सवाल गंधर्व जी आपसे ही कि देखिए, धान खरीदी जाती है सरकार के द्वारा, लेकिन उसके बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, इतनी बड़ी लापरवाही। देखिए गुंजन जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथ में बाबूलाल जी हैं उनको नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। धान को जो एफसीआई के मानक होते हैं उसके आधार पर स्टोरेज किया जाता है। और जहां तक बस्तर की बात है और नियानार केंद्र की बात है, तो प्लिंथ एंड कवर स्टोरेज कैटेगरी में एफसीआई और सीएपी के द्वारा प्रमाणित एक स्टोरेज करने की जगह है। पर इस वर्ष 2024 वर्ष की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप डाटा देख सकते हैं कि बस्तर संभाग में असामान्य वर्षा का सामना करना पड़ा। पहली चीज।
जिस हेतु वहां पर जो नमी का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसके परिणाम स्वरूप ये खामियाजा हमको देखना पड़ा। निश्चित तौर पे बहुत ही दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ की आत्मा और छत्तीसगढ़ के राजस्व और छत्तीसगढ़ का एक आर्थिक केंद्र धान खराब होता है तो निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश के हर नागरिक को बुरा लगता है। इसके साथ ही जो आंकड़ा अभी आपके चैनल पे मैं देख रहा था दीपक बैच जी ने दिया, उन्होंने कहा कि लगभग 1 लाख क्विंटल धान खराब हो गया, 1,000 करोड़ का इसमें नुकसान हो गया, मतलब जो भी उन्होंने आंकड़ा दिया। तो भाई अगर गणित थोड़ा भी आता है तो 3100 रुपए के दर से उनको करके देखना चाहिए कि नुकसान कितने करोड़ का है। तो बढ़ा चढ़ा करके ऐसा प्रस्तुत करना गलत है। और एक आंकड़ा मैं ये भी देना चाहूंगा कि 2018 से 2023 तक के लगभग 80 लाख मीट्रिक टन धान या तो सड़ गया, या तो मिलिंग के लिए फिट नहीं पाया गया, या तो खराब हो गया, या इस प्रकार की चीजों के कारण बर्बाद हुआ, जिसका मूल्यांकन करेंगे तो लगभग 2 से 2,500 करोड़ के आसपास आता है। तो केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की चीजें। मैं आपको 80 लाख करोड़ 80 लाख क्विंटल धान का आंकड़ा दे रहा हूं और उसमें बोल रहा हूं 2 से 2,500 करोड़, और यहां हम 1 लाख क्विंटल की बात कर रहे हैं जिसमें दीपक बैच जी ने अपने गणित दिमाग को लगा करके वहां 1,000 करोड़ का मूल्य निर्धारित किया है। तो कहने की बात, ये सारी चीजें मैं सीएजी के डाटा रिपोर्ट के आधार पे बोल रहा हूं। और जो प्लिंथ और कवर्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, निश्चित तौर पे उनको अब आगे चल करके जैसे जैसे विकास की गति बढ़ रही है उनको कवर्ड स्टोरेज फैसिलिटी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार से हमारा जो धान संग्रहण है वो प्रभावित ना हो। ठीक है, हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं बाबूलाल शर्मा जी। क्या गंधर्व जी ने जो बातें कही हैं वो सही है या कांग्रेस की ओर से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सही हैं? देखिए, आंकड़े अपनी जगह हैं, बर्बादी जरूर हुई है। और भी आपको एक बात बता दूं कि धान खरीदी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी योजना है। हजारों करोड़ रुपए इसमें लगते हैं और लाखों टन धान जो है हम खरीदते हैं, किसानों को राहत मिलती है। बिल्कुल सही बात है। अब नियानार की जो घटना है वो है सही, उसमें दो राय नहीं है कि गलत। 1,000 करोड़ ना होगा तो कम होगा, लेकिन घटना सही है। और ये घटना जो है ये हर कार्यकाल के दौरान में डॉक्टर रमन सिंह से लेकर के, योगी से लेकर के, भूपेश बघेल से लेकर के आज भी ये घाटा, ये नुकसान, ये बर्बादी जो है वो निरंतर होती है। कारण जो है इसका जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में पॉलिथीन खरीदी के लिए पैसे में कम बेस होता है, कमो बेस होता है, पैसे स्वीकृत होने में देरी होती है, वो पॉलिथीन से उसको सुरक्षित नहीं कर पाते। सिस्टमेटिक जिस तरीके से रखने का नियम है धान को, कि एक एक लेयर जो है ईंटों की लगाने के बाद में उसके ऊपर धान रखा जाना है, उसके ऊपर से ढक देना है, उसको पूरा का पूरा ढकना है, वो कहीं भी नहीं हो पाता। उतनी पॉलिथीन उपलब्ध नहीं हो पाती और हर साल जो है आंकड़ा जो है धान की बर्बादी का सामने आता है। अभी हमारे मित्र ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 80 लाख कुंटल धान जो है वो कांग्रेस सरकार के दौर में बर्बाद हुआ। तो 80 लाख टन यहां भी तो कम से कम वही फिगर आ रहा है आपके गरियाबंद, जहां जहां भी धान सड़ा है, जहां बर्बाद हुआ है, जहां गायब हुआ है, चूहे खा गए, दीमक खा गए, कह दिया गया है। कुल मिलाकर के जो है वो आंकड़ा उतना ही पहुंच रहा है। उस बात को ध्यान रखिए। करोड़ों रुपए का धान जो है हर साल बर्बाद होता है, हर साल हल्ला होता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, विपक्ष उस पर आरोप लगाता है, चाहे भाजपा विपक्ष में हो, चाहे कांग्रेस विपक्ष में हो। ये निरंतर हर वर्ष का आंकड़ा है ये जो सामने आता है। कोई सरकार बची हुई नहीं है और ये चूंकि इतना बड़ा काम है, इसका नियंत्रण पूरी तरह से 100% होना असंभव सा प्रतीत होता है। कहीं ना कहीं जो है कमियां रही जाएंगी, कहीं ना कहीं सिस्टम के जो लोग बैठे हुए हैं इसको सुरक्षित करने के लिए वो कमजोर साबित होते हैं, लाचार साबित होते हैं। इस वजह से ये बर्बादी हर साल होती है। जी ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय शुक्ला जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका मैं। और देखिए, बात की जा रही है धान की बर्बादी को लेकर, तो लगातार एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए कि किसानों की जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। विनय जी।
विनय जी, आपको आवाज आ रही है? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये देखिए गंधर्व जी, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है? हर बार धान खरीदी जाती है और उसके बावजूद भी हर बार ये मामले सामने आते हैं कि कभी चूहे खा जाते हैं, कभी दीमक लग जाती है, कभी कीड़े उस मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं जो किसानों की मेहनत है, और उसके बाद अभी एक और नया मामला। और बेहद दुखद भी है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यहाँ धान का उत्पादन हो रहा है, वर्ष 2023 के बाद से आप देखेंगे, पहले 125 लाख क्विंटल धान की खरीदी होती थी, अभी 145 हुई, फिर 149 हुई, और इस वर्ष तो 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमान। तो उसके हिसाब से जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, तो वो दो आधार पे बनती हैं। भंडारण गृह जिनको हम बोलते हैं, जहां पर इस धान को रखना है, और वहां से फिर उनको FCI और बाकी जगह भेजा जाता है, राशन दुकान और बाकी जगह जहां से भी आय लेनी है। तो इसमें एक आंकड़ा, कहाँ कितने गोडाउन बने और किसने बनाया, इसको भी देखना चाहिए कि अगर 2003 से 2018 तक भाजपा की सरकार थी तो स्थायी गोदाम 1520 बनाए गए, और कैप स्थायी केंद्र, जो कैप का, ये वाले कैप का केंद्र है जो मैंने बताया कि इसमें आप कवरिंग करते हैं और प्लिंथ कर देते हैं, तो वो 420 थे, कुल हुए 2000। 5 साल में भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में केवल और केवल 650 अस्थायी केंद्र ही बने। अब वर्तमान में जब से हमारी सरकार आई है, लगभग 350 से अधिक स्वीकृत किए हैं और निर्माणाधीन। तो ये सारी चीजें स्टोरेज फैसिलिटीज को लेकर के हो रही है, और इसमें सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि जो हमारी भंडारण क्षमता है। कितने प्रयास किए जाएंगे? प्रयास ही कर रही है, कब से सुनते आ रहे हैं। देखिए, अब उसमें एकाएक 25,000 स्टोरेज गृह तो बना नहीं सकते। जिस प्रकार से आवश्यकता और जिस प्रकार से खरीदी होती है, उसके आधार पर बनाया जाता है। और प्लिंथ का जो लेवल है, उसको, जो अस्थायी केंद्र है, वो भी भारत सरकार से, FCI से प्रमाणित है कि CAP के तहत भी अगर ज्यादा आवश्यकता होती है तो वहां पर CAP के तहत अस्थायी केंद्र बनाए जाते हैं। और ये सारी घटनाएं जो आ रही है, वो अस्थायी केंद्र जहां प्लिंथ लेवल के ऊपर पॉलीथीन बिछाया जाता है, वहां की आ रही है। और जो बाबूलाल जी ने अभी कहा कि आपकी सरकार में भी इतना नुकसान हो रहा है, तो 80 लाख मीट्रिक टन का जो मैंने आंकड़ा दिया, वो 5 साल का है। और अभी जो ये आंकड़ा है, ये इसके एवज में केवल और केवल 5 से 7% का है, और इसको भी कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि इतना नुकसान ना हो। हमारा पूर्णतः प्रयास है, कहीं से भी हम ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ का जो धान है, आज की डेट में हमारा धान एक्सपोर्ट होता है, विदेश में जा रहा है, पूरे देश में हमारे धान का एक महत्व है। तो उसके लिए हमारी भी ये प्रतिबद्धता है कि नुकसान जो है वो कम से कम। ठीक है बाबूलाल जी, किसानों की मेहनत तो बर्बाद हो ही रही है, लेकिन जो जनता का पैसा है, आम जनता ने जो पैसा जमा किया, वो भी बर्बाद हो रहा है। क्योंकि देखिए, धान खराब हो जाती है और वो जब खरीदी जाती है किसान से, तो वो किसके पैसे से खरीदी जाती है? आम जनता के पैसे से। तो यहाँ डबल नुकसान हो रहा है। देखिए, धान का उठाव होना आवश्यक है, लेकिन धान का उठाव सरकार की कोई न कोई ढुलमुल नीति के कारण असफलता है अथवा असफल है। तो इस पर ध्यान देना होगा कि कहाँ चूक हो रही है, कहाँ इसमें गैप है, कहाँ दिक्कत आ रही है। उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास जो है सरकार का है, चाहे सरकार किसी की भी हो, वो उस दिक्कत को दूर करे। लेकिन जो पिछली सरकार के दौर में हुआ, वही इस सरकार के दौर में भी देखने को मिल रहा है कि सरकार उतना ध्यान नहीं दे पा रही है, और बर्बादी उस वक्त भी हो रही थी और अभी भी हो रही है। उसका कारण यही है कि इतना बड़ा काम है ये, इसको पूरी तरह से 100% सही करना बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है। आपको मैं बताऊं कि कोई भी सरकार चाहे तो उसको 100% सफल नहीं कर सकती, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं होता, इतनी राशि भी नहीं होती कि प्लिंथ लेवल के नियम के मुताबिक प्लिंथ लेवल बनाया जाए, उसके ऊपर पॉलीथीन बिछाई जाए, उसके ऊपर धान रखा जाए, उसके ऊपर फिर पॉलीथीन लगाई जाए ताकि एक बूंद पानी भी अंदर न जाए। तो ये सारा काम जो है बहुत महंगा है, और उसकी वजह से कई जगह पे कोताही कर देते हैं। जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो कोताही करते हैं। उसका परिणाम जो है वो सामने आता है, जो किसान के लिए दुखदाई होता है, हमारे लिए दुखदाई होता है, जनता के लिए दुखदाई होता है। लेकिन कुल मिलाकर धान का उठाव जो है, वो सरकार की ढुलमुल नीति के कारण जो है वो प्रभावित होता है। जी, एक बड़ी लापरवाही भी इसे कहा जा सकता है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला जुड़े हुए हैं। विनय जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका। और धान बर्बादी की यहाँ बात चल रही है। देखिए, कई ऐसे मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं कि किसानों की धान खरीद तो ली जाती है सरकार द्वारा, लेकिन उसके बाद उसे
ऐसे ही रख दिया जाता है और उसके बाद वो सड़ जाती है, उसे फेंक दिया जाता है। जी जी, देखिए, माफी चाहता हूँ, देरी से जुड़ने के लिए थोड़ा सा सर्वर का प्रॉब्लम था, इसलिए जुड़ नहीं पाया। आपके सभी दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, धान का खरीदी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ी मुद्दा है। हमारे आदरणीय दीपक बैज जी बस्तर में जाकर जिस निमार और जिस जगह वो चेकिंग के लिए गए थे, वहां के दुर्दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसानों के साथ ये सरकार छलावा करने की काम कर रही है और लगातार किसानों को और छत्तीसगढ़ के जो जनता है, जो मजदूर है, उसको भी ठगने का काम ये सरकार करते जा रही है। देखिए, उड़ीसा से लेबर बुलाकर उसको तोपने का काम कर रही है। लगभग 1000-1500 टन का ये धान जो खरीदी करते हैं साल भर, पानी में भिगो कर वो धान काला हो गया है और उसी को मिलर को बेच के गलत चीजों में छत्तीसगढ़ की जनता को खिलाने का भी काम यही सरकार करते जा रही है। पिछले 2 वर्ष से धान खरीदी की जो मात्रा है इतनी बढ़ते जा रही है। ठीक है, हमारे साथ जो बीजेपी प्रवक्ता हैं गंधर्व जी, उन्होंने ये बात कही है कि दीपक बैज ने जो आंकड़े बताए वो आंकड़े गलत है। लेकिन चूंकि ये सरकार के पास पैसे की भी ये दिखाते हैं, हमारे आदरणीय दीपक बैज जी फील्ड में जाकर ये चेकिंग किए हैं और वहां पे साल भर से ये धान रखाया गया था, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं कर पाई और साल भर से पानी के कारण, भीगने के कारण वहां पे चूहे और दीमक, कभी ये चूहे दारू को पी जाते हैं, कभी ये धान की ये सारी गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आपको याद होगा जब रमन सिंह की सरकार में ये घोटाला भी सामने आया था, उसमें भी इसी तरह की तोपने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब ऐसा नहीं होता था क्या विनय जी? देखिए, कांग्रेस सरकार किसानों के साथ खड़ी थी जब वो 5 साल सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई थी और हमने किसानों को बराबर उनका जो मेहनत का जो फल था उसको देते आए। और मैं इस चीज के लिए बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए, सरकार और किसान के बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, जो इस सरकार में नहीं है। हमारी सरकार में जब किसानों को बहुत सारी राहत मिलती थी, टोकन यहाँ जो आजकल इतने लंबे समय में टोकन दिया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं है, ये नया परीक्षण ये भारतीय जनता पार्टी लगातार करते आ रही है। ठीक है, गंधर्व जी, आपकी सरकार में तालमेल नहीं है किसानों से। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कांग्रेस पार्टी का तालमेल बहुत अच्छा था किसानों से, ये बात कह रहे हैं विनय जी। देखिए, सर्वप्रथम विनय जी को नमस्कार, उन्होंने अपने तथ्य रखे। हमारी सरकार में किसानों से इतना अच्छा तालमेल है कि इन्होंने जो धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया था 125 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का, उसको हमने आते ही ध्वस्त कर दिया और 145 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी कर ली। उसके बाद जितने भी जो भ्रष्टाचार होते थे, जहां पर टोकन सिस्टम था जो नॉन डिजिटाइज्ड था, मतलब डिजिटल माध्यम के द्वारा नहीं किया जाता था, तो वहां पर एक भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया था, एक सिंडिकेट काम कर रहा था। उसको ध्वस्त करते हुए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया, जिससे वो भ्रष्टाचार कम हुआ। उसके बाद नाकाबंदी करके पूरे प्रदेश के चारों तरफ, कि उड़ीसा से, झारखंड से, बाकी जो लगे राज्य हैं, क्योंकि देश में सर्वाधिक मूल्य अगर धान खरीदी का कहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो अन्य राज्यों के जो तस्कर है वो यहाँ अपना धान खपाने की कोशिश करते थे, तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वो नाकाबंदी करते हुए कार्रवाई की गई। इसके साथ ही साथ अभी बाबूलाल जी ने कहा कि जो ये सारी चीज है, भंडारण होता है तो उठाव कितना होता है, क्योंकि उठाव की बात है। तो हमने पूर्व में देखा कैसे राइस मिल एसोसिएशन और बाकी सभी लोग धरना और आंदोलन में थे। तो जब हम आंकड़ों को देखें तो 50 से 60% राइस मिलर्स लेते हैं, 10 से 15% हमारा जो एफसीआई है वो लेता है। उसके बाद जो हमारा योजना है जिसमें राशन दुकानों में जाता है वहां की सप्लाई है, और आपातकालीन संग्रहण है वो भी होता है। तो इन सभी चीजों को देखा जाता है और इसके लिए कार्रवाई क्या क्या हुई फैक्ट के साथ ये भी बता देता हूं। मुंगेली में 30 राइस मिल थी, धमतरी में 2 मिलों पर एफआईआर और स्टॉक जब्त किया, बेमेतरा में सीएपी जो स्टोरेज गृह की बात कर रहे थे हम, जिसमें प्लिंथ का स्टोरेज का जो अनुमति है उसके प्रभारी का निलंबन किया गया। कांकेर में ट्रांसपोर्ट ठेका को रद्द कर दिया। बस्तर में भंडारण प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है। ये जिला कलेक्टर के द्वारा हुआ है।
तो राइस मिल्स पर एक्शन 18 से करीब ज्यादा राइस मिल है जिनके ऊपर एक्शन हुआ है। ये सब आंकड़े हैं, और जो आंकड़ों की बात उनसे स्पष्ट की गई थी कि जो 1000 करोड़ का अपने जो मन में आया उस हिसाब से बोल देने से कोई चीजें नहीं हो जाती। हम निरंतर प्रयासरत हैं कि जो भी नुकसान है वो कम से कम हो, और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर एक जवाबदेही तय की जाए और उस पर अमल किया जाए कि आगे चल करके इस प्रकार के नुकसान कम से कम हो। तो उसके लिए प्रयास करना हमारी प्राथमिकता है। ठीक है विनय जी, गद्दर जी ने कहा है कि जिसने भी लापरवाही की है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में अब इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं वो अब नहीं आएंगे? देखिए, मैं अपने भाई से ये कहना चाहता हूँ, कागजों पर बात करना और फील्ड पे ना जाना, बैठे बैठे सारी चीजों को बता देना, ये बहुत गलत है। जनता के साथ ठगने का काम ये करते आ रही है। देखिए, पिछले साल भर से जब वो बता रहे थे कि हम 125 मीट्रिक टन धान खरीदे, उनकी सरकार 145 हुआ। मैं उनको बताना ये चाहता हूं कि देखिए, टारगेट होते हैं, वो बढ़ते आते हैं। आप और हम, सरकार आपकी हो चाहे सरकार हमारी हो, ये बढ़ते लोगों को सुविधा देना चाहिए। जब आप पिछले साल धान खरीदी किए, उस साल के धान को आप रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फील्ड पे आप जाते नहीं हैं। देखिए, जिस जगह पे वो धान सारा चीज ओपन दिख रहा है, काला हो गया है धान, और उस धान को तोपने के लिए आनंद फानन में छत्तीसगढ़ की जो लेबर को ना लाकर उड़ीसा के लेबर को लाकर उसको तोपने का काम करते रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितने भी अपने जितने झूठे बातों को छुपाने का काम करती है। मेरे साथी प्रवक्ता बड़ा सावधानी से आंकड़ा जरूर बता रहे हैं, लेकिन जो तथ्य है और जो सही बात है उनको करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी में उनको बेइज्जती करेंगे। मैं चाहता हूं उनकी पार्टी उनको अच्छा प्रवक्ता बनाए, अच्छी बातें कराएं, लेकिन जनता को ठगने का काम ये बिल्कुल ना करे। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि बिल्कुल अपनी पार्टी के पास जाइए और जो वहां पे अनुचित कार्य हो रहे हैं उसको बंद कराइए और जनता से माफी मांगने का काम कीजिए। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ा साफ साफ मामला है कि धान खरीदने, धान को सुरक्षित रखने, धान को सुरक्षित करने और धान को चावल बनाने का जो जिम्मा है वो सरकार का है। सरकार की उसके प्रति बड़ी नीतियां बनी हुई है। भारत सरकार की अपनी नीति है कि आप जब चावल बना लेंगे उसका इतना प्रतिशत जो है मिलिंग होने के बाद जो है चावल का वितरण होता है वो प्रतिशत के हिसाब से होता है। भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से पूरे देश के लिए लेती है भंडारण के लिए, और राशन दुकानों में जाने के लिए राज्य सरकार अपना हिस्सा रखती है। उसके बाद जो शेष चावल बचता है उसका जो है समय समय पर अपने ढंग से उसका निस्तार होता है। अब सवाल आता है कि चावल जो बन जाता है, धान से जब चावल बन जाता है तो वो हमारा विदेशों तक जाता है, हमको लाभ की स्थिति बनती है। और दूसरे तरफ एक हिस्सा जो है उसमें गरीबों के पेट की भूख मिटाता है। यही चावल जो है गरीबों के पास तक पहुंचता है, उसकी पेट की भूख मिटती है। और ये काम नहीं हो पा रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है। जितना धान बेकार हो गया, इसका जो चावल बनता वो गरीबों के पेट में पहुंचता, आज वो बेकार हो गया। तो इसलिए जो है इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि कौन इसका जिम्मेदार है। और अगर जिम्मेदार है, मैं मानता हूं कि इतना बड़ा काम है, थोड़ा मोड़ा गलती होती है, उसका प्रतिशत तय होना चाहिए। जैसे 2% का जो है घटती करने का जो है वो नियम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2% से जो ज्यादा जिम्मेदारी है वो किसकी है? जितना पैसे का नुकसान अगर दिखता है सरकार को, उतना पैसा उस जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल करके कोषालय में जमा होना चाहिए। तब जो है एक भय का वातावरण इन लोगों में बनेगा और अच्छे से काम ये लोग करेंगे। उनको दिखेगा कि हमसे वसूली हो जाएगी, तब जो है मैं समझता हूं कि व्यवस्था में सुधार दिखेगा। जी बिल्कुल, व्यवस्था में सुधार होगा और जो भी लापरवाही कर रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और इस चर्चा के बाद मुझे भी ये उम्मीद है कि अब इस तरह की खबरें जो लगातार किसानों की जो मेहनत बर्बाद होती नजर आ रही थी वो अब नहीं होगी। खैर, आप तीनों का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी यहाँ इस चर्चा से जुड़ने के लिए। धान की बर्बादी लगातार देखने को मिलती है, लेकिन जिम्मेदार कौन है ये देखने वाली बात होगी। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।